आज की क्लास का जो टारगेट है हमने पहले ही बताया। हम सबसे पहले पढ़ क्या रहे हैं, अब तक क्या पढ़े हैं ये बता देते हैं। शुरुआत की क्लास में हमने इंट्रो ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल डिस्कस किया था, जिसका रिकॉर्डिंग हमारे पास है। और फिर हमने इंट्रो के बाद जो सिलेबस था उस पर डिस्कस किया था, आंसर कैसे लिखें फॉर्मेटिंग पे डिस्कस किया था। वो सब वीडियो अवेलेबल है, हम जल्दी ही कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की, लेकिन टाइम लगेगा अभी एक सप्ताह तो कम से कम जरूर, एक सप्ताह। तो आंसर फॉर्मेटिंग की क्लास हुई थी, उसके बाद हम एनिसिएंट का पूरा डिटेल डिस्कस किए थे। और उसके बाद फिर हम मॉडर्न में आ गए थे, क्योंकि पीटी उस समय नजदीक था, और तब से मॉडर्न चल रहा है। मॉडर्न में अब तक हमने क्या क्या चर्चा की है। मॉडर्न में हम सबसे पहले हमने डिस्कस किया मुगलों के पतन को। मुगलों के पतन में औरंगजेब की भूमिका को छोड़कर उत्तरवर्ती मुगल शासकों को हमने ध्यान से देखा। और उसी समय उत्तरवर्ती मुगल शासक, पोस्ट मुगल पीरियड में एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था रंगीला। रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। तो इनके शासनकाल में, रंगीला के शासनकाल में, रंगीला इसको अलग से लोग पुकारते हैं, इसकी इनके शौक बड़े थे भाई साहब के। इनको शौक था ट्रांसजेंडर के साथ नाचने का और मस्ती करने का, तो इसीलिए इतिहासकार इसको मोहम्मद शाह को रंगीला पुकारता है। इसके शासनकाल में इसकी सहमति से, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, इसकी सहमति से जो इसके मुगल मुगल सूबे थे, मुगल काल का जो सूबा यानी प्रोविंस, मुगल कालीन प्रोविंस, जैसे बंगाल एक सूबा था, एक बहुत बड़ा प्रदेश। दक्कन में कई सारे सूबे थे, दक्कन यानी साउथ का एरिया। तो दक्कन में 6 सूबे इसमें किसी एक को दे दिया और उसको गवर्नर बनाया वहां का। और बाद में इस गवर्नर को कहा कि यू आर ऑटोनोमस, यानी जैसे मैं शासक हूं तुम भी उस पर शासन करो, लेकिन मेरे सम्मान में कोई कमी ना आए, और मौका पड़े तो मेरी मदद करो। तो दक्कन के 6 सूबों का एक सूबेदार बना, जिसको निजामुल मुल्क कहते हैं। उसी तरह बंगाल के भी, बंगाल जो सूबा था इसका भी गवर्नर बना। कल एक भाई मुझे कह रहा था शाइस्ता खां के बारे में, वो बंगाल से जुड़े थे शाइस्ता खां, और औरंगजेब के टाइम के थे वो। ठीक है, उनका अवध से कोई लेना देना नहीं था। हम शाइस्ता खां पे बात करेंगे विस्तार से। तो बंगाल भी एक सूबा था, और दक्कन भी, दक्कन में कई सूबे थे। इसी तरह अवध एक सूबा था, अवध एक सूबा था। तो इन सूबों के सूबेदार जो गवर्नर थे, ये अलग अलग नाम से अपने आप को परिभाषित कर रहे थे। उनमें से एक बड़ा प्यारा नाम था, जहां जहां मुस्लिम सूबेदार थे उन्होंने अपने आप को नवाब नाम से नवाजा। ये खुद को नवाब कहते थे, और ये नवाब ऐसा नहीं था कि पूर्णतः स्वतंत्र थे, ऐसा नहीं था कि मुगलों के अगेंस्ट थे। ये मुगलों की दया पर ही थे, और दयावान कौन था? मोहम्मद शाह। ये स्वायत्त थे। स्वायत्त को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनमस। ऑटोनमस जो होता है वो संप्रभु नहीं होता है। एक बड़ी शक्ति के संरक्षण में वो अपने नियम कानून अपना खुद बना सकता है, नियम कानून खुद बना सकता है, लेकिन बड़ी शक्ति के संरक्षण में होता है, बड़ी शक्ति का देख रेख में होता है। वो बड़ी शक्ति कौन थी? मुगल। तो मुगल एक संरक्षक बना, और उस संरक्षक के अधीन ये थे, लेकिन अपना कानून, नियम, राजस्व या रेवेन्यू कलेक्शन, ये सब इनके अपने अधिकार थे। ठीक है, ठीक है। तो इसने अपने को नवाब कहना शुरू किया। पहले ये गवर्नर कहलाते थे, सूबेदार कहलाते थे, और इन्होंने धीरे धीरे जब स्वायत्तता मिल गई कि आप शासक हो, हमारे अधीन सही लेकिन आप शासक हो, आप अपने क्षेत्र का शासन खुद चलाओ, तो ये जो खुद चलाने का सिस्टम आया, तो ये अपने को एज ए ऑटोनोमस स्टेट बनाया पहले। और ऑटोनोमस बनते बनते जैसे जैसे ये कमजोर होते गए, ये कन्वर्ट होते गए और अपने आप की स्वतंत्र होने की घोषणा भी करते चले गए कि हम अब पूर्णतः स्वतंत्र हैं, अब हम किसी के संरक्षण में नहीं हैं। लेकिन कहलाते ये मुगल सूबा ही थे, जैसे मुगल बंगाल, मुगल का अवध या मुगल का हैदराबाद, कहलाते उसी के थे, लेकिन अपना इनका एक अलग स्वतंत्र खेमा था। ठीक है, तो चलिए, जैसे आजकल देखते होंगे हमारे जैसे जो भी यूट्यूबर्स हैं, छोटे मोटे यूट्यूबर्स जो भी हैं, उन सबको जैसे ही वो 10K पार करता है, एक अन अकेडमी नाम का मुगल सल्तनत है, वो उनको फोन करता है, फोन करके लालच देता है, लालच देके उसको अपना सूबेदार बना लेता है कि आप अपना चैनल चलाते रहो, लेकिन टी शर्ट हमारा पहनो, ताकि लोग देखे कि आप अन अकेडमी के सूबेदार हो।
और अन अकेडमी बदले में आपको कुछ पेमेंट भी करती है और आप अन अकेडमी के लिए काम करते हो। हमको भी बहुत ऑफर मिला था जब हम 10K पे पहुंचे थे, तो रोज सुबह दोपहर शाम हमको फंसाया जा रहा था, लालच दिया कि अपने अपनी बोली लगाइए, अपनी कीमत लगाइए। कई तरह के ऐसे लालच मुझे कई जगहों से मिले। बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं उन्होंने लालच दिया, जब हम 10K पे थे बहुत ज्यादा लालच मिला। फिर उनको समझ में आ गया कि थोड़ा सनका हुआ है, ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक है, ये हमारे जाल में नहीं आएगा। तो हम नहीं गए किसी के जाल में, और हमने अपना छोटा सा साम्राज्य बनाया, स्वतंत्र राज्य, विजयनगर साम्राज्य टाइप। चलिए अब हम कोशिश करते हैं आपको आज की क्लास के लिए। हमारा आज का टारगेट क्या है? हैदराबाद। सबसे पहले हम हैदराबाद को बताने वाले हैं, तो चलिए आप भी हेडिंग दे दीजिए हैदराबाद। कुछ नया सीखेंगे हैदराबाद के बारे में। हम 5-6 देसी रियासत को ठीक से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे चलकर वो हमें समझ बनाने में काम देगा। ठीक है, हैदराबाद पे नोट्स, पहला पॉइंट लिखिएगा कि स्थापना किसने की हैदराबाद की। सेम पॉइंट, पहले इसका लोकेशन देख लेंगे, कहां पे हैदराबाद डेवलप हुआ। तो अभी वर्तमान में जो तेलंगाना क्षेत्र है, पहले का आंध्र प्रदेश और अभी जो तेलंगाना वाला क्षेत्र है वो, और कुछ उसमें एमपी के भी क्षेत्र आते थे, यानी इसका जो विस्तार था या लोकेशन कहिए, इसकी स्थिति देखें यदि वर्तमान स्थिति, तो आप सब हैदराबाद नाम के नगर से ही परिचित हैं। तो तेलंगाना, और तेलंगाना तक ही नहीं, काफी विस्तृत 6 सूबा मिला के बना था हैदराबाद। तेलंगाना प्लस मध्य प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र था इसमें, एमपी का कुछ क्षेत्र था और आंध्रा का भी कुछ क्षेत्र था, यानी कुल मिला के 6 सूबा, मुगल काल के 6 सूबों को मिलाकर बना था हैदराबाद। मुगल काल के 6 सूबों को मिलाकर बना था हैदराबाद, ये याद रखने वाली बात है। दूसरी बात, ये संस्थापक कौन थे और कब स्थापना हुई इस स्वायत्त राज्य की? हैदराबाद एक स्वायत्त राज्य के रूप में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई। जब मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, कौन थे संस्थापक और कब किया स्थापना? इसके लिए हम बता दें 1724, याद रखिएगा, ईयर रह जाए तो ठीक है, ना रहे 1724, 1724 में इसकी स्थापना हुई। 1724 में, 1724 में। अवध कब स्थापित हुआ था? 1722 में। तो रिश्ते में तो अवध इससे क्या लगता है? उम्र में बड़ा भाई लगता है। ठीक है, 1724 में चिनकिलिच खां नाम था, ओरिजिनल नाम क्या था उसका? चिनकिलिच खां। और सम्मान वाला नाम क्या था जिस नाम से जाने जाते थे? निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क। जितने भी ये स्वायत्त राज्य बने थे मुगलों के, इन सभी स्वायत्त राज्यों के निर्माण में वही गुटों का योगदान था, आमीर, आमीरों का योगदान था। तो निजामुल मुल्क मुगल दरबार के आमीर थे, काफी समय तक वजीर भी रहे, और सैयद बंधुओं को निपटाने वालों में से एक थे। सैयद बंधु, किंग मेकर, किंग मेकर को निपटाने वालों में से एक थे। और चिनकिलिच खां 6 सूबों को मिला के, जो 6 सूबा था वो 6 सूबों को मिलाया इसने। तो पहले इस सूबे का हेडक्वार्टर इसने औरंगाबाद को बनाया था। इस सूबे का हेडक्वार्टर कहां बनाया था? औरंगाबाद। और इसी का सूबेदार था, इन 6 सूबों का सूबेदार था निजामुल मुल्क, और हेडक्वार्टर बनाया था औरंगाबाद में। बाद में इसने आगे चलकर इसने हैदराबाद जो क्षेत्र था वहां से नियंत्रण करना शुरू किया। पहले जो था 6 सूबा जब इसको मिला था, किसने दिया था? वही फर्रुखसियर ने, फर्रुखसियर ने दिया था इसको 6 सूबा। फर्रुखसियर ने इसकी इज्जत बढ़ाई थी, इसकी ताकत बढ़ाई थी, और ये दक्कन के 6 सूबे इसको मिले थे, और लंबे समय तक दक्कन के इन 6 सूबों का ये सूबेदार रहा, इंचार्ज रहा, और औरंगाबाद से ये डील करता था, औरंगाबाद से ये लीड करता था, उन सूबों को देखता था। फर्रुखसियर जब निपट गए, नपटा दिया सैयद बंधुओं ने, तो उसके बाद जो आए उनके साथ इनकी अच्छी केमिस्ट्री रही और ये बने वजीर।
और जब वजीर बन गए तो काफी लंबे समय तक वजीर के रूप में काम किया। बट जब इसको मोहम्मद शाह शक करने लगा इस पर, तो इसको लगा कि जैसे फर्रुख सियर ने निपटा दिया था किसको, सैयद बंधुओं को, और सैयद बंधुओं ने निपटाया था किसको, फर्रुख सियर को। लेकिन पहले चाहता था फर्रुख सियर उसको निपटाना, सैयद बंधु को मरवाना चाहता था। ये इंसान आदमी था, मतलब बढ़िया इंसान था, ये वफादार इंसान था। इसको लगा कि इससे पहले कि सरदार जो मुगल बादशाह हैं वो हमको मरवा दे या हमें मुगल बादशाह के खिलाफ कुछ षड्यंत्र करना पड़े, तो इन्होंने साफ साफ मोहम्मद शाह से विनती की कि मुझे थोड़ा अलग होने की इच्छा है, मुझे कोई क्षेत्र दे दिया जाए दक्कन का जहां से मैं एक स्वायत्त शासन चला सकूं। तो चिंगलिक खां 1724 में 1724 में 22 में उसको 6 सूबा मिला था, और 24 में आकर के चिंगलिक खां बन गए हैदराबाद के नवाब बन गए। और इन्होंने एक उपाधि हासिल की थी, उस उपाधि का नाम था आसफ जाह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आसफ जाह, निजामुल मुल्क उर्फ आसफ जाह। आसफ जाह एक रिस्पेक्टेड टाइटल था, उपाधि थी, और ये उपाधि इनकी ईमानदारी देखते हुए खुद मोहम्मद शाह ने दी थी। यानी रंगीला जो शासक थे मोहम्मद शाह, उन्होंने इनको आसफ शाह की उपाधि दी थी। ये आसफ शाह के नाम से जाने जाते थे। आसफ शाह एक सम्मान सूचक उपाधि थी इनके लिए, प्यार से पुकारते थे आसफ जाह। मोहम्मद शाह इनको निजामुल मुल्क और चिंगलिक खां, इन्होंने ही स्थापित किया हैदराबाद। संस्थापक ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे, और जब ये इनकी डेथ हो गई, कब डेथ हो गई, डेथ हुई 1748 में। लेकिन 1748 के पहले एक युद्ध लड़ा था इन्होंने, सुकुड़ खेड़ा का युद्ध। ठीक है, सुकुड़ खेड़ा का युद्ध क्यों हुआ था? दरअसल मोहम्मद शाह जो थे, मोहम्मद शाह, उनको अपनी कोई बुद्धि थी नहीं, उसको कुछ लोगों ने भड़का दिया था। तो उनको भड़काया लोगों ने था कि ये हैदराबाद जो स्टैब्लिश किया है ये स्वतंत्र हो रहा है, मुगल से बाहर जा रहा है, तो इस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। तो मुगल दरबार की तरफ से एक सेना भेजी गई हैदराबाद को कब्जा करने के लिए कि तुम हमारे सम्मान में हमारे अंदर रहो, अपने को स्वतंत्र घोषित ना करो। सुकुर खेड़ा एक जगह है, वहां पे मुगल सूबेदार थे जिसका नाम था मुबारिज खां। सुकुड़ खेड़ा का युद्ध लड़ा था इन्होंने, और ये युद्ध जीता था। कोई यदि क्वेश्चन कभी बने कि सुकुड़ खेड़ा का युद्ध किससे संबंधित है, तो याद रखना सुकुड़ खेड़ा का युद्ध चिंगलिज खां उर्फ निजामुल मुल्क से संबंधित है। एक मुगल सूबेदार थे, वो भी चाहते थे कि जो दक्कन के सूबे थे उन्हीं सूबों में मुगल सूबेदार थे, ये मुगल के आदेश से लड़ने आए थे, आक्रमण किया था निजामुल मुल्क पे। तो निजामुल मुल्क ने इसके साथ युद्ध किया, और इस युद्ध में मुगल सेना को हरा दिया था निजामुल मुल्क ने। यानी मुगल सूबेदार जो थे उनको हरा दिया था, और उस मुगल सूबेदार का नाम था मुबारिज खां। तो मुबारिज खां, मुगल सूबेदार का नाम था मुबारिज खां, और मुबारिज खां को हरा दिया था ये। इससे इसने अपने ताकत का प्रदर्शन किया था कि हल्के में ना लो साहब, हम भी पावरफुल हैं। और इसके बाद से हैदराबाद पूर्ण स्वतंत्र हो गया था। जब तक मुबारिज खां, किस युद्ध के बाद हैदराबाद मुगलों से पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर दिया अपने आप को? मुगलों से पूर्णतः स्वतंत्र घोषित किया हैदराबाद ने सुकुर खेड़ा के युद्ध से। और सुकुर खेड़ा का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? ये सुकुर खेड़ा का युद्ध हुआ था 1730 के आसपास, इसमें एक्यूरेट डेट नहीं है, 1730 के आसपास हुआ था। तो सर्च करने पे पता चलेगा। उतने इंपॉर्टेंट ये युद्ध नहीं है क्योंकि ये दो सूबेदारों के बीच का युद्ध था, इसमें डायरेक्ट मुगलिया सल्तनत इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए ये उतना ज्यादा फोकस में नहीं है। लेकिन हम सर्च करेंगे तो एक्यूरेट डेट मिलेगा, लेकिन डेट के लिए ज्यादा मरना नहीं है। बस याद रखना है कि सुकुर खेड़ा का युद्ध से ये पॉपुलर और हो गया था, इसकी ताकत मुगलों को एहसास हो गई थी, और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने फिर से इसको ससम्मान दरबार में बुलाया था और इसको स्वतंत्र घोषित किया था। लेकिन 1748 में चिंगलिज खां की मृत्यु हो गई। ये हैदराबाद का यहां से
एक नया दौर शुरू हुआ जब चिंगलिज खां की मृत्यु हो गई। तो याद रखेंगे चिंगलिज खां जो थे इनकी मृत्यु हुई 1748 में, और जब मृत्यु हुई तो उसके बाद फिर हैदराबाद का दो टाइम पे इतिहास इंपॉर्टेंट है। एक जब वो एस्टेब्लिश हुआ और एक जब हैदराबाद का भारत में विलय हुआ आजादी के बाद। इन दो टाइम में आजादी के बाद जाके ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टोरी बन जाता है कि कैसे हैदराबाद के निजाम ने आत्मसमर्पण किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल क्या था उस समय जाकर के इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक सेना बनाया था हैदराबादियों ने, रजाकार। तो रजाकारों ने जो आक्रमण किया था, अत्याचार किया था हैदराबाद के जो गैर मुस्लिम्स थे, उसके कारण थोड़ा चर्चा में उस समय बहुत ज्यादा रहे। बाद में उन्होंने सरेंडर किया। तो याद रखना चिंगलिज खां की मृत्यु हुई और उसके बाद कोई ऐसा योग्य निजाम नहीं था। हैदराबाद के जो शासक थे अपने को निजाम कहते थे, नवाब नहीं निजाम कहते थे। तो कोई ऐसा निजाम ही नहीं बना चिंगलिज खां के बाद जो अंग्रेज से टक्कर ले सके। तो हैदराबाद भारतीय राज्यों में ऐसा प्रथम राज्य था, पहला राज्य था जिसने बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार की और अंग्रेजों की सेना इसको सुरक्षा देने के लिए यहां हमेशा बनी रही। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, भारत का पहला देसी राज्य या देसी रियासत जिसने सहायक संधि को अपनाया। अब आपको यह भी समझ में आएगा कि क्यों इसको अपनाना पड़ा। क्योंकि चिंगलिज खां उर्फ निजामुल मुल्क के बाद कोई ऐसा योद्धा नहीं था, वीर नहीं था हैदराबाद की गद्दी पर निजाम के रूप में जो अंग्रेज से टक्कर ले सके। नतीजा साफ था कि अंग्रेज के खौफ में आके इसके जो कमजोर उत्तराधिकारी थे सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली की यह संधि है, आगे हम पढ़ेंगे कि क्या थी ये सहायक संधि। सहायक संधि करने वाला राज्य अपने राज्य में अंग्रेजों की एक सेना रखना पड़ता था उनको, और वो सेना नहीं था बल्कि एक तरीके से कैद खाना था। भर देते थे अपनी सेना को उस राज्य में जो राज्य सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता था। बदले में उस सेना में सेना का वेतन, सेना का रेंट दोनों अंग्रेज को देना पड़ता था, और वो रेंट इतना बढ़ जाता था कि आगे चलकर वो राज्य चुका नहीं पाता था। तो उस रेंट के बदले में राज्य के कई सारे कार्य और उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेके आगे धीरे धीरे करके निगल जाते थे अंग्रेज उस राज्य को। तो भारत का पहला देसी रियासत हैदराबाद था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया और लॉर्ड बेलेजली के सामने मत्था टेक दिया। उसका कारण क्या था? जब तक निजामुल मुल्क जिंदा था तब तक अंग्रेज क्या मुगल भी इसकी तरफ झांकने की कोशिश नहीं किए। तो जब तक ये शेर जिंदा था तब तक ये जंगल आबाद था। शेर के मरते ही यहाँ के जो नपुंसक शासक थे उनमें इतनी क्षमता नहीं हुई कि वो क्या कर सके, अंग्रेज का टक्कर ले सके। नतीजा अंग्रेज के हाथ की कठपुतली बन गई हैदराबाद। और बाद में जब अंग्रेज चले गए तो जो निजाम थे, अंतिम निजाम, उसको हम बताएंगे बहुत डिटेल में जब हम लास्ट में आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। वो अंतिम निजाम जो है वो एक स्वतंत्र देश बनाने का सपना देख रहे थे, वो इसी के वंश से थे, निजामुल मुल्क के वंश से। तो चलो ये था हैदराबाद। हैदराबाद की कहानी दो पार्ट में इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 कैसे स्टैब्लिश हुआ, पार्ट 2 कैसे भारत में इसका विलय हुआ। बीच की स्टोरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। हैदराबाद याद रखना है, ये इंसान याद रखना है, चिंगलिज खां। अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, हम हैदराबाद के बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे मैसूर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीपू और हैदर, हैदर यानी बाप, टीपू यानी बेटा। बाप बेटे की ये जोड़ी अंग्रेजों को बहुत परेशान की। तो इसकी पूरी राम कहानी जान लें कि कैसे मैसूर साम्राज्य स्टैब्लिश हुआ, कैसे बना मैसूर का साम्राज्य, ये समझना बहुत जरूरी है। तो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, वो है मैसूर। डिटेल में पढ़ेंगे मैसूर का जो देसी रियासत था मैसूर, ठीक है। मैसूर देसी रियासत अपने आप में एक पावरफुल देसी रियासत था, ठीक है। और कुछ लोग समझते हैं कि मैसूर मतलब पूरा कर्नाटक, नहीं। कर्नाटक में दो देसी रियासत थे, एक जिसका नाम मैसूर था
और एक छोटा सा, कुछ समय के लिए एक छोटा सा, ठीक है, चलिए निजाम उल मुल्क है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, निजाम मुल्क लिखा था मैंने, ठीक है, मुल्क। दरअसल वो है, एक भाई कह रहे हैं आपसे कि निजाम उल मुल्क नाम था उसका, तो उल मुल्क उसका नाम होगा, निजाम टाइटल होगा। वहां के लोग अपने आप को निजाम कहते थे। मैंने इन दोनों वर्ड को जोड़ लिया, मैंने नोट्स जो बनाया था उसमें इसको जोड़ लिया। निजाम कहाँ गया निजाम, देखो ये वही लिखा हुआ है, निजाम उल मुल्क ही है, सिर्फ हमने जोड़ लिया है उसको एक साथ, ठीक है, निजाम उल मुल्क। थैंक यू सो मच, बताने के लिए धन्यवाद, ज्ञानवर्धन करने के लिए धन्यवाद। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि मैसूर में, जो मैसूर की हम बात कर रहे हैं, हैदर और टीपू के राज्य की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले एक और बात करें क्या, ये जो मैसूर राज्य बना, ताकतवर राज्य, उससे पहले स्वतंत्र कर्नाटक बना था। पहले स्वतंत्र कर्नाटक राज्य स्थापित हुआ था पहले, बाद में टीपू और हैदर के द्वारा वहां एक विशाल साम्राज्य, एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, पावर मतलब डेवलप किया गया। तो ये स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक सादतुल्ला खान को माना जाता है, ठीक है। जो स्वतंत्र कर्नाटक राज्य था ये अलग था, याद रखना, ये अलग था पूरा का पूरा, और जो मैसूर की बात कर रहा हूं मैं, ये अलग था। तो बीच में मैं लकीर खींच देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और दोनों को एक साथ बताता हूं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो स्वतंत्र कर्नाटक राज्य है ना, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य के जो संस्थापक थे, ठीक है, ये एक अलग मुस्लिम योद्धा थे जिनका नाम था सादतुल्ला खां, सादतुल्ला खां। और जब इन्होंने स्वतंत्र कर्नाटक राज्य बनाया मुगलों से अलग करके, ये भी मोहम्मद शाह के टाइम पे ही मुगलों से अलग सूबे को आजाद कराया था, और इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी, छोटा सा इसका साम्राज्य था, ज्यादा बड़ा नहीं था, ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन मैटर ये करता है कि 565 में इसकी भी गिनती होती थी। तो इसने अपनी राजधानी आरकाट को बनाया था, आरकाट जगह है, उसी को बनाया था अपनी राजधानी, आरकाट को। आरकाट में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। सादतुल्ला खां संस्थापक थे, मोहम्मद शाह के टाइम पे स्थापित हुआ था, 1730 के आसपास स्थापित हुआ था, 30-34, और स्वतंत्र कर्नाटक राज्य के नाम से यह जाना जाता था। सादतुल्ला खां ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अब ये जो सादतुल्ला खां थे, आरकाट को राजधानी बनाए थे, और यहां पे उसने दोनों को पनाह दिया था। यहीं से स्टोरी शुरू होती है। जो जो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि फ्रांसीसियों से दोस्ती करना ये टीपू की प्लानिंग थी, कुछ सब लोग यही सोचते हैं कि टीपू और हैदर जो थे बड़े खुले विचार के थे, और टीपू ने ही फ्रांसीसियों को अपना मित्र बनाया। लेकिन टीपू और हैदर के आने के पहले ही, टीपू हैदर आए उसके पहले ही, इस क्षेत्र में एक छोटा सा कर्नाटक में क्षेत्र और हुआ करता था जो स्वतंत्र कर्नाटक राज्य के नाम से जाना जाता था। यहां अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों लड़ रहे थे इस कर्नाटक राज्य पे कब्जा करने के लिए। सादतुल्ला खां के खिलाफ षड्यंत्र दोनों कर रहे थे। एक तरफ ब्रिटिश गवर्नर था बेलेजली, जो आगे चलकर इसको अपनी तरफ मिला लिया। बाद में फ्रांसीसियों ने दूसरी शक्ति को राइज किया, इसको खत्म करके इस क्षेत्र में फ्रांसीसियों ने जानबूझ के टीपू को राइज किया। षड्यंत्र ऐसा हुआ कि सादतुल्ला खां का राज्य उखड़ गया और टीपू का राज्य स्टैब्लिश हो गया। मतलब कर्नाटक में दो शक्तियां राइज थी। एक तरफ छोटे से क्षेत्र में पहले राइज हुआ था सादतुल्ला खां का स्वतंत्र क्षेत्र, और बाद में इस क्षेत्र में, बचे हुए क्षेत्र में, फ्रांस की मदद से टीपू और हैदर ने ताकतवर साम्राज्य स्थापित कर लिया। सादतुल्ला खां को अंग्रेज अपनी तरफ करने में तैयार, मतलब सक्षम हो गए थे, लेकिन सादतुल्ला खां को उखाड़ फेंका, हरा करके, और इस पूरे क्षेत्र को एक बड़ा सा मैसूर राज्य में कन्वर्ट कर लिया बाप बेटे ने, हैदर और टीपू। और इसको बड़ी मदद मिली किससे? फ्रांसीसियों से, क्योंकि एक
यदि मिल जाएगा अंग्रेज से तो दूसरे के पास बस एक ही ऑप्शन होता है कि वो मिल जाएगा किससे, फ्रांस से, और फ्रांसीसियों ने काफी मदद की। आइए अब मैसूर को पढ़ते हैं। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य में सिर्फ एक नाम जानना था, ठीक है, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य में एक नाम जानना था आपको, सादतुल्ला खान। सादतुल्ला खान के अलावा वहां पे कोई पॉइंट नहीं था। और अगले पॉइंट पे आते हैं। मैसूर ने बाद में उस क्षेत्र के बहुत सारे बड़े हिस्से को छीन लिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सादतुल्ला खां के उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य निकले और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के षड्यंत्र का शिकार हो गए। और बाद में टीपू सुल्तान जो है उसके साथ मिल करके, टीपू सुल्तान के साथ मिल करके कर्नाटक क्षेत्र जो है वो मिला लिया। हाँ, टीपू सुल्तान ने बाद में इस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया। आइए मैसूर को शुरू से पढ़ते हैं। बिगिनिंग से यदि हम मैसूर को समझना चाहें तो दक्षिण भारत का एक डायग्राम दिमाग में बैठाना पड़ेगा। सबसे पहले जो दक्षिण भारत वाला रीजन था ना, इस रीजन में बीच में यहां तुंगभद्रा नदी के पास में एक साम्राज्य डेवलप हुआ था। जी हाँ, वो विशाल मेगा मार्ट नहीं है, ये भी है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो थे उसके चारों तरफ जो राज्य था वो सब के सब राज्य जो थे, ठीक है, ये राज्य जो थे मुस्लिम राज्य थे। एक तरफ था गोलकुंडा, दूसरे तरफ था बीदड़, फिर बीजापुर, अहमदनगर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीजड़, चारों तरफ जो थे बीदर, बीदर मुस्लिम शासक, और बीच में विजयनगर साम्राज्य था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की बात कर रहा हूं, उस समय यह राइज हुआ था। 1359 के आसपास ये राइज हुआ था, ठीक है, 13 के आसपास ये राइज हुआ था। और एक युद्ध, बहुत फेमस युद्ध हुआ, तालीकोटा का युद्ध। याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ, तालीकोटा के युद्ध में ही इसका विनाश हुआ। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था, इसी युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ। और जब भी कोई बड़ा साम्राज्य का विनाश होता है तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। तो विजयनगर के साम्राज्य का जो विनाश हुआ ना, ये तालीकोटा के युद्ध के बाद हुआ था। एक बच्चा एक दिन और आदिल शाह बोल रहा था कि सर आदिल शाह कौन थे, आदिल शाह कौन थे? यही जो अहमदनगर है, ये इधर इधर, ये अहमदनगर है। इस अहमदनगर क्षेत्र का वो युवराज थे आदिल शाह। आदिल शाह ने जब वो बादशाह सुल्तान बना अहमदनगर का, तो उसने क्या किया, बीजापुर, बीदर हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, इन सब के साथ संधि करी, ठीक है, और इन सब को कंबाइंड फौज लिया, एक सम्मिलित सेना ली और लगातार अटैक करते रहा 6 साल तक। एक बार अटैक नहीं किया। 1500 समथिंग 15 समथिंग से स्टार्ट हुआ था युद्ध, ये लगभग 1500 नहीं, हाँ 1700 के आसपास। ईयर्स मैं भूल जाता हूं, लेकिन हम कोशिश करेंगे ईयर आपको बताते रहने की। आदिल शाह जो थे इसी दक्षिण क्षेत्र के 1565, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम लिखना भूल गए थे, कल से थोड़ा और बढ़िया नोट्स बनाऊंगा मैं, क्योंकि ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे के दिमाग पे असर डालता है। तो जो 1565 के 65 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध, बहुत निर्णायक युद्ध था, और इस युद्ध का जो लीडर था वो आदिल शाह था, ठीक है। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, इन सब को मिला करके एक सम्मिलित सेना बनाई थी, और इस सम्मिलित सेना ने ही अटैक कर दिया था विजयनगर पर, और विजयनगर तहस नहस हो गया था। विजयनगर के तहस नहस होने के बाद इसी की कब्र पर, यानी मैसूर का जन्म विजयनगर साम्राज्य की कब्र पर हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की कब्र पर हुआ था मैसूर का जन्म। ये एक डायलॉग है, याद रखेंगे। विजयनगर एक विशाल ताकतवर साम्राज्य था, हिंदू साम्राज्य था दक्षिण भारत का। जब इसका पतन हो गया तो विजयनगर साम्राज्य की कब्र के ऊपर मैसूर राज्य बना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जो कब्र थी, इसी कब्र पर मैसूर राज्य का जन्म हुआ। और मैसूर ही नहीं, कई छोटे जो राज्य हैं उस तरफ जो बने, कई छोटे राज्य बने, कई छोटा छोटा सूबा बना, कुछ राज्य
पर अहमद शाह ने, वही अहमद शाह बोल रहा हूँ, ये आदिल शाह ने कब्जा कर लिया, कुछ क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। वो जो सादतुल्ला वाला कर्नाटक स्वतंत्र राज्य था वो भी इसी के कारण था। मैसूर राज्य जो उभरा वो भी इसी के कारण हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। बिगिनिंग में मैसूर पर जिस वंश का राज था उसका नाम था बाडियार वंश। ध्यान से सुनना, 4 लोगों को ठीक से पढ़ लिया ना तुमने। किसको किसको? मैसूर को, मराठा, अभी हम मराठा पढ़ाने वाले हैं, आज नहीं कल पढ़ाएंगे हम आपको मराठा। मराठा बढ़िया पढ़ लिया, मैसूर अच्छा पढ़ लिया, और बंगाल अच्छा पढ़ लिया, और अवध। तो अवध, बंगाल, अवध तुमने पढ़ लिया, अवध उतना ही है, अवध ज्यादा नहीं है। बंगाल और मैसूर और मराठा, ये तीनों ना मॉडर्न हिस्ट्री का केंद्र है भाई मेरे। इन तीनों को यदि ठीक से दिमाग में हटा लिया ना कि अंदर से षड्यंत्र क्या हुआ था, घटनाएं क्या घटी थी और क्यों घटी थी, इसको समझ लिया तो मॉडर्न हिस्ट्री का 50% पार्ट समझ लिया, समझो। ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी, एक अदना सा कंपनी भारत भूमि जीत लेती है, तो आखिर परिस्थितियां कैसी थी और लोग कैसे थे उस समय कि कंपनी ने जीत लिया पूरा भारत। कंडीशन क्या था, इसके लिए बस 4 शक्तियों को समझना है। एक बंगाल को, और दूसरा मराठा को, और तीसरा मैसूर को। इन 3 को, चौथा वो मरते हुए मुगलों को तो तुम समझ ही रहे हो, मुगल। एक और थोड़ा सा पंजाब, जो रंजीत सिंह है ना पंजाब, वो भी अपने आप में एक दम, एक नाम, एक हस्ती था। तो बंगाल एक नंबर पे टारगेट पे है। फर्स्ट प्रायोरिटी होगी बंगाल को समझना, 0 टू एवरीथिंग अबाउट बंगाल। ठीक है, एकदम 0 से लेके ऑल चीज बंगाल पर। बंगाल समझने के बाद हम पूरा फोकस करेंगे मराठा पर, ये दूसरी प्रायोरिटी है। तीसरा वही हैदराबाद का जो निजाम था, निजाम को समझेंगे। चौथा मैसूर को समझेंगे। ये वे ताकतें हैं जिन्होंने अंग्रेज के साथ इनका लेना देना था। अंग्रेज स्टैब्लिश हुए, इन्हीं ताकतों में किसी की गलती थी, किसी का स्वार्थ था, और इन्हीं के साथ उनके युद्ध भी हुए। एक पंजाब, ये शक्तियां थी, ये उत्तरवर्ती मुगल काल के बाद उभरी बड़ी शक्तियां थी, जिसमें से बंगाल नंबर 1 था और मराठा नंबर 2 लेवल पे था। पहले मराठा होता ना, जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते घटते रहते हैं, कोई पहले 1 नंबर पे होता है फिर दूसरा आता है। तो पहले 1 नंबर पे जब मुगल का पतन हो रहा था उस समय 1 नंबर पे मराठा था, और जब मुगल का पतन हो गया, मराठों को भी निपटा दिया अंग्रेजों ने, तो बंगाल भी निपट चुका था। तो बंगाल और मराठा और निजाम, इनको आराम से अंग्रेज ने निपटा दिया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम निपटाने में मैसूर को हुआ, और पंजाब जो है इसके साथ भी दोस्ती करके धोखा किया। तो ये 4 शक्तियां ध्यान से समझना है, पंजाब, मैसूर, निजाम, मराठा, बंगाल। और ये मेरा 50% मॉडर्न कंप्लीट कर देगा। ठीक है, एक बच्चा क्या कह रहा है, चिका कृष्णराज 2, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम बात करेंगे मैसूर पे। और हमने कहा कि जब 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में ये सारे शासक एकजुट हुए, और इन शासकों ने लगातार इस पर अटैक करके नामो निशान मिटा दिया एक बहुत शक्तिशाली राजवंश का। तो ये जो राजवंश था बेसिकली 2 नदी के किनारे था। एक नदी थी कृष्णा, ठीक है, और इसी की सहायक नदी थी तुंगा और भद्रा। तुंगा और भद्रा दोनों मिला के तुंगभद्रा। तो इसके बीच में कर्नाटक का जो ये रीजन है ना, ये कर्नाटक में ही पड़ता है। आप विजयनगर नाम सुने होंगे, अभी भी एक शहर है विजयनगर, ठीक है। और यहीं पे सुनोगे हम्पी, कर्नाटक में एक शहर है छोटा सा हम्पी। तो हम्पी वाला जो रीजन है ना, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में है, और इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर इसका राजधानी था विजयनगर का। और इस विजयनगर ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। इवन ना केवल इंडिया बल्कि आउट ऑफ द इंडिया भी इसका साम्राज्य था, और व्यापारिक, यानी ये आसियान कंट्री पे भी इसका कुछ एरिया इसके पास था। तो ये जो विजयनगर का पतन हुआ, तो ये इधर वाला जो रीजन था, कर्नाटक वाला जो रीजन था इसका, ये रीजन जो है, इस रीजन पर मराठा शक्ति, ये मैसूर शक्ति का उदय हुआ। बिगिनिंग में जो मैसूर शक्ति थी उस पे बाडियार वंश का शासन था, और बाडियार वंश के जो शासक थे, वो बच्चा कमेंट में लिख रहा है ना, चिक्का कृष्णराज। ऐसा नहीं कि केवल एक ही शासक थे, ये चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासन काल में सबसे पहले मैसूर स्थापित हुआ था। अंतिम शासक था चिक्का। आप नोट्स जो देखेंगे, सबसे बेस्ट क्वालिटी नोट्स जो देखेंगे, तो उसमें आपने पढ़ा होगा चिक्का
कृष्णराज द्वितीय, ये वाडियार वंश के थे। तो मैसूर जो एक साम्राज्य के रूप में, एक शक्तिशाली राज्य के रूप में जो मैसूर राइज हुआ, ये ठीक है, ये राइज हुआ, तो इसके सबसे पहले वाडियार वंश ने शासन किया। इस वंश का उतना कोई महत्व नहीं है, इसलिए ज्यादा इस पे दिमाग खर्च नहीं करना है। वाडियार वंश के बाद, ठीक है, चिक्का कृष्णराज के समय में दक्कन में मराठा हो गए, निजाम हो गए, अंग्रेज हो गए, इनके बीच काफी लगातार लड़ाई चल रहा था। अब हमें कोशिश करनी है इस बात को समझने की कि हैदर कैसे आया और टीपू कैसे आया। दरअसल वाडियार वंश के टाइम पे जो आपसी लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हुआ, उसी टाइम पे एक सैनिक थे, एक साधारण सैनिक थे, उसी वाडियार वंश के यहां पे नाम था उस सैनिक का हैदर अली। तो वाडियार वंश को सिर्फ इसलिए जानो कि इसी वंश में एक सेना अधिकारी थे, छोटे मोटे सेना अधिकारी थे, उस सेना अधिकारी का नाम था हैदर अली। देखो कैसे जीरो से हीरो बनता है कोई। हैदर अली वॉज सिंपल मिलिट्री ऑफिसर ऑफ मैसूर साम्राज्य। मैसूर बेसिकली एक साम्राज्य था, हिंदू साम्राज्य था, पहले हिंदू साम्राज्य था, लेकिन वहां पे कुल मिला के मुस्लिम हिंदू सबके साथ एक अच्छा, एक हार्मोनी बना हुआ था, बेहतर सोसाइटी थी, अच्छी सोसाइटी थी, और लोग जो थे वो कम्युनल नहीं थे, ठीक है। और ऐसी सोसाइटी में जो नजराज नाम का शासक था, नजराज उसी वंश का है, नजराज, नंजराज, देवराज, उसी चिक्का कृष्णराज तो सबसे लास्ट शासक था। तो नजराज और देवराज ये दोनों उस चिक्का कृष्णराज के एक तरीके से अधिकारी ही थे, और वो लोग शासक को सहयोग करते थे। उसी नजराज फाइनेंशियल सिस्टम देखता था पूरा, और फाइनेंस जो देखता है वो ज्यादा ताकतवर होता है। तो उसी नजराज ने हैदर अली को एक अवसर दिया षड्यंत्र करवाने का। सत्ता पर कब्जा करने वाला फाइनेंस अधिकारी जो था नंजराज, नंजराज जो था उसी चिक्का कृष्णराज के यहाँ पे फाइनेंस वाला पूरा सिस्टम देखता था, और बड़ा प्रभावशाली मंत्री था, और नंजराज फाइनेंस देखता था। इसने ही सेना अधिकारी के पद पर हैदर अली को स्थापित किया, एक साधारण सैनिक से, ठीक है। नंदराज ही है, नंदराज नाम है, नजराज हमने लिख लिया है, या किताब में मिस्टेक है, नंदराज नाम था, सही बोला आपने। तो नंदराज एक वित्तीय फाइनेंशियल शासक, मतलब मंत्री पद पे थे, और उसने हैदर अली को एक पद दिलवाया, अपने पैरवी से अधिकारी बनाया। हैदर अली जैसे ही एक अधिकारी के रूप में पहले एक सिपाही बना, सिपाही से फौजदार बना, और फौजदार से फिर धीरे 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 प्रमोट होते होते राजधानी के राजनीति में हस्तक्षेप किया, और राजनीति में हस्तक्षेप करते करते जो वही नंदराज थे, नंज लिख रहा हूं, नंदराज थे, तो नंदराज और देवराज को विवश कर दिया साइड लेने के लिए। जिसने इसको मौका दिया उसी को इसने साइड कर दिया, और शासन का कमांड खुद अपने हाथ में ले लिया। मतलब समझ गए होंगे आप लोग। एक स्टोरी की तरह दिमाग में रखना कि मैसूर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था, और विजयनगर से अलग हुआ था। विजयनगर के पतन के बाद मैसूर साम्राज्य राइज हुआ, और वाडियार वंश का शासन था इस पे। और इसी वाडियारों में, इसी वाडियार वंश का जो वो शासक था, चिक्का, नाम याद रखना उस शासक का, चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज इस वाडियार वंश का अंतिम शासक था। चिक्का कृष्णराज वाडियार वंश का अंतिम शासक था, ये सेकंड नंबर का था चिक्का कृष्णराज, ये अंतिम शासक था। और इसके बाद फिर हैदर अली का शासन शुरू हो गया, हैदर अली राज करने लगा। दरअसल मैसूर की राजधानी आरकाट नहीं थी, कर्नाटक की राजधानी आरकाट थी। मैसूर की राजधानी एक नदी के बीच में एक द्वीप पे थी, कावेरी नदी के बीच में एक द्वीप है, एक आइलैंड है, उसका नाम है, उस नदी द्वीप का नाम है श्रीरंगपट्टनम।
बड़ी सुरक्षित राजधानी थी। इसकी जो राजधानी थी बड़ी सुरक्षित और बेहतरीन राजधानी मानी जाती थी। नाम था श्रीरंगपट्टनम, नाम था राजधानी का श्रीरंगपट्टनम। ये श्रीरंगपट्टनम जो है कावेरी नदी में स्थित एक नदी द्वीप है, एक रिवर आइलैंड है। ठीक है, नदी द्वीप है, कावेरी के बीच में स्थित एक नदी द्वीप है कावेरी में। तो इसी श्रीरंगपट्टनम में राजधानी थी। चिक्का कृष्णराज एक कमजोर शासक थे। कमजोर शासक मतलब बिल्कुल वैसे ही मोहम्मद शाह टाइप, ढीला ढाला इंसान, बाप दादा पावरफुल रहे होंगे तो ये वंश बना और राजा बन गया। तो कभी कभी होता है, अल्लाह मेहरबान, गधा पहलवान वाली बात। तो ये इसके शासनकाल में दो मिनिस्टरों की बड़ी चलती हो गई, नंदराज और देवराज। नंदराज और देवराज, जब तक ये नंदराज और देवराज रहे, ये फाइनेंस देखता था, वित्त विभाग देखता था, और ये जो है बाकी सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, प्रशासन देखता था। और तो ये क्या करता था, ये मस्ती मारता था पगला कमाम। ठीक है, ये बेवकूफ था, एमी बस राजा राजा खेलता था, मुकुट पहनो और ऐश करो, बोले दिखावा। तो मेन शासक, वास्तविक शासक कौन था? वास्तविक शासक जो था वो ये दोनों अधिकारी थे। यानी किसको नियुक्त करना है, कहां पे क्या करना है, ये दोनों देख रहे थे। इसमें से इसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा। इसने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति को, ठीक है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति, एम्बिशियस पर्सन, जिसको बड़ा बनना था, ठीक है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इसने एक छोटा सा पद दिया। बड़ी मात्रा होगी, मात्राओं के मामले में बड़ा ही बचपन से ही मेरा थोड़ा अलग नाता है। ठीक है, तो हैदर अली को सबसे पहले एक सेना में एक पद दिया। पद मिला इसको फौजदार का। फौजदार एक सैनिक अधिकारी होता है। अधिकारी दिया नंदराज ने, अधिकारी का ये पद दिया नंदराज ने। और जब ये कहां का फौजदार बना था, ये सबसे पहले डिंडीगुल नाम का एक जगह है, डिंडीगुल। डिंडीगुल का युद्ध भी बहुत फेमस है, डिंडीगुल। डिंडीगुल का फौजदार बना था कौन? ये मिस्टर हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बना था। याद रखना, यदि तुम जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं माइंड में रख ले रहे हो तो तुम आगे चल के बहुत ज्यादा बहुत अच्छा। एक बच्चा कह रहा है तमिलनाडु में है श्रीरंगपट्टनम। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत अच्छा, बताने के लिए धन्यवाद। हमने ये बताया, हमने ये नहीं बताया कि कर्नाटक में है या तमिलनाडु में, बॉर्डर कॉमन है। हमने तुमको ये बताया कि जो ये नदी द्वीप है, कावेरी नदी में स्थित नदी द्वीप है। ठीक है, मैसूर एक ऐसा साम्राज्य था जो दोनों में फैला था। आधा उधर कर्नाटक बॉर्डर पर वाला साम्राज्य था भाई, बॉर्डर पे, इसलिए थोड़ा हिस्सा होगा वहां का। अब देखो, डिंडीगुल का फौजदार था हैदर अली। यहां से समझना है कि कैसे एक छोटे पद से हम बड़े पद पर पहुंचते हैं। एक साधारण चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक फौजदार शासक बन सकता है, लेकिन वो थोड़ा एम्बिशियस होना पड़ेगा, थोड़ा एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा। तो ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। और मैसूर के जब हैदर अली फौजदार बन गए डिंडीगुल के, उस समय राजनीतिक स्थिति कैसी थी ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक 1755 सही लिखा आपने, 1755 में ये बने थे फौजदार डिंडीगुल के। राजनीतिक स्थिति समझो क्या थी। शासक कमजोर थे। कौन? वही जो बताया मैंने आपको, शासक जो चित्तू राजा, वही चिक्का कृष्णराज। शासक कमजोर थे और जो मंत्री थे दोनों, यानी कि नंदराज और देवराज, इन्होंने राजनीति से संन्यास लिया नहीं। किताब में लिखा हुआ पढ़ रहे होगे तुम कि राजनीति से संन्यास ले लिया, भाई संन्यास लिया नहीं। दरअसल डिंडीगुल से हैदर अली प्रमोट होकर के श्रीरंगपट्टनम आ गए, पोस्टिंग हो गई श्रीरंगपट्टनम, यानी कि राजधानी में पोस्टिंग हो गए साहब के। और साहब जब राजधानी में आए तो सैनिकों में से ज्यादातर सैनिक इनको पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे? क्योंकि ये बहुत ही वीर योद्धा के रूप में जाने जाते थे। ये बहुत ज्यादा लड़ाकू और मतलब फेमस थे ये। तो सैनिक इसको अपना जो सेना थी इसको अपना आइडियल मानती थी। सेनाओं को अपनी पक्ष में करने के बाद श्रीरंगपट्टनम जो राजधानी थी, राजधानी की राजनीति में इन्होंने इंटरफेयर कर दिया
और विवश कर दिया, मजबूर कर दिया इन दो होशियारों को कि साइड ले लो नहीं तो निपटा दिए जाओगे। तो मोटा भाई टाइप के व्यक्ति थे कौन? हैदर अली जो थे ये मोटा भाई टाइप। मोटा भाई का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा मतलब किसी भी तरह जीतना जानता हो, चाहे वो चुनाव हो या कोई मुद्दा हो, उसको निपटाना जानने वाला व्यक्ति को हम प्यार से मोटा भाई कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हैदर अली थे ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे और इन्होंने क्या किया, नंदराज को और जो दूसरा था ये देवराज, इन दोनों मिनिस्टर्स को मजबूर कर दिया, विवश कर दिया कि वो क्या ले ले, सन्यास ले ले। डर से लिया सन्यास। और जब ये दोनों सन्यास ले लिए, राजधानी में जो सेना व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था, उन व्यवस्थाओं को हैदर अली ने अपने हाथ में ले लिया। यानी कि अब राजधानी किसके कंट्रोल में आ गया? हैदर अली के कंट्रोल में आ गया। और जब राजधानी रंगपट्टनम हैदर अली के नियंत्रण में, क्यों नियंत्रण में आया और क्यों विवश हो गए ये दोनों इसको प्रभाव देने के लिए? दरअसल मैसूर पर एक खतरा मंडरा रहा था, या यूं कहें कि खतरा दिखाया गया था। ठीक है, जब तक खतरा नहीं दिखाते तब तक इलेक्शन जीतते नहीं, मतलब लोग जीतते नहीं। आपको खतरा दिखाया जाता है कि खतरा चीन से है, आपको खतरा दिखाया जाता है कि पाकिस्तान से है, आपको दिखाया जाता है कि पुलवामा उड़ गया है, आपको दिखाया जाता है कि उड़ी में ब्लास्ट हो गया है। जरूरी है दिखलाना साहब। जब तक आपको डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, तब तक आप किसी को रक्षक मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। कंफर्टेबल जोन में जब जनता होती है, प्रजा जब कंफर्टेबल जोन में होती है, तो वो कर देना भी नहीं चाहती और ना ही कोई कार्य करना चाहती है। तो कंफर्टेबल जोन से एक्टिव जोन में लाना था। दरअसल मराठों के आक्रमण का खतरा सता रहा था, डर सता रहा था। किसको? मैसूर को। लग रहा था जैसे मराठे जिस तरीके से लगातार सब पर अटैक कर रहे थे, ताकतवर बन रहे थे, मुगलों को भी कंट्रोल कर रहे थे, तो मराठों से खतरा महसूस हो रहा था मैसूर को। और ये खतरा और महसूस करवा दिया एक सेना अधिकारी होने के नाते, इस खतरे का एहसास करा दिया जाके जो शासक थे चिक्का राजा द्वितीय को। किसने? हैदर अली ने। हैदर अली को लगा कि ये हैदर अली ने यह एहसास करा दिया किसको? शासक को, राजा को, कि हम योग्य हैं उस खतरे से निपटने में। और शासक झुक गया हैदर अली। हालांकि दो गुट था वहां पे श्रीरंगपट्टनम में। एक ग्रुप जो था वो हैदर अली को पसंद नहीं करता था, और दूसरा गुट जो था सेना में ही, वो हैदर अली को बहुत ज्यादा पसंद करता था। अब ये हैदर अली पे निर्भर करता था कि कैसे वो इससे निपटे। तो जो लोग हैदर अली से जलते थे, कभी कभी आपके जो विरोधी होते हैं ना, दुश्मन होते हैं, वो दुश्मन ही आपको और ज्यादा ऊंचाई पे पहुंचा देते हैं। तो जब आपके दुश्मन बढ़ रहे हो तो कहते हैं ना कि माना जाता है कि आप अब सफल हो रहे हो। जैसे एक आजकल वो भाई है थारा भाई क्या, जगिंदर पगिंदर करके, हम उसको पॉपुलर नहीं कर रहे हैं, जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। उसको क्या कर रहा है, दूसरे लोग जो यूट्यूबर्स हैं जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो उसको रोस्ट कर रहा है। भाई तुम रोस्ट करो या पोस्ट करो, तुम किसका भला कर रहे हो? तुम उसका भला कर रहे हो, वो और दिनों दिन निखरेगा, उभरेगा, फेमस होगा। एक सिंगर फेमस हो गई थी, वो जो क्या नाम था, क्या ले ली सेल्फी मैंने ले ली, एक पूजा नाम था उसका, ढिंचक, बहुत अच्छा नाम था, प्यारा नाम, ढिंचक। अब वो पॉपुलर क्यों हो गई? उसके विरोधियों ने उसको पॉपुलर बना दिया। वैसे ही मैसूर की तबाही चाहने वाले लोग जो नहीं चाहते थे कि मैसूर में हैदर अली का प्रभाव बढ़े, हैदर अली विरोधी गुटों ने ही आमंत्रित किया था, हैदर अली के विरोधियों ने ही आमंत्रित किया था किसको? मराठों को। और यह बात फैल चुकी थी कि मराठा आज अटैक करे, कल अटैक करे, करेगा ही। हैदर अली के विरोधी ये सोच रहे थे कि मराठों के अटैक का खतरा दिखा करके हम जो महाराज हैं उनको प्रभावित कर लेंगे। लेकिन उल्टा हुआ। क्या उल्टा हुआ? इस खतरे का जब एहसास हुआ, ठीक है, तो इसमें एक भयंकर युद्ध हुआ। मराठे आए, आक्रमण किया। 1760 में मराठों ने अटैक किया, और मराठों को मैसूर पर आक्रमण करने वाले गुट का नाम, गुट जो था वो हैदर अली विरोधी गुट था। 1760 में एक युद्ध हुआ, और जो ये युद्ध हुआ, आप में से एक बच्चा कमेंट कर रहा है क्या, हैदराली में क्या है, अच्छा हैदर अली है, सॉरी, हैदर अली बी 1761 में नंदराज को 7 से
हटा दिया, सत्ता से हटा दिया, सॉरी। हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था, इसके बावजूद भी कुशल शासक था। ठीक है, हम हैदर अली पे ही बात करेंगे, लेकिन एक चीज जानना होगा कि पढ़ा लिखा नहीं था कोई बात नहीं, पढ़े लिखे लोग विद्वान हों ये भी कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफी करते हैं। ठीक है, चलिए तब आप लोग का कमेंट भी देखना होता है। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन देख लिया मैंने। हम बता क्या रहे हैं, 1760 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया और यही हैदर अली की अग्नि परीक्षा थी। जब आप पर आक्रमण होता है, जब आप विपत्ति में होते हैं, वो आपके राइज करने का मौका होता है। लेकिन यदि आप उस विपत्ति में सरेंडर कर दिए तो गर्त में चले जाएंगे, और विपत्ति से लड़ गए तो आप राइज कर जाएंगे। मैसूर पर आक्रमण किया मराठों ने, और इस आक्रमण में हैदर अली एक योद्धा था। योद्धा होने के लिए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। हैदर अली के नेतृत्व में मराठे हार गए, और उस समय मराठे चरम पे थे, उनका ताकत जो है मुगलों के यहां भी उसका लोहा बोल रहा था। हैदर अली ने मराठों को पराजित कर दिया और यहीं से पॉपुलर हो गए। जब आप उनको पराजित कर देते हैं जिनसे दुनिया डर रही हो, अंग्रेज डर रहा हो, और उसको आपने पराजित कर दिया, आप साधारण पद से उसी दिन क्या हो जाते हैं, असाधारण हो जाते हैं। आप असाधारण हो जाते हैं, और यही हुआ। हैदर अली साधारण से असाधारण कैसे हुआ? जब मराठों ने अटैक किया, विपत्ति आई, तो जो भी लोग थे सब लोग जो है हैदर अली की तरफ देख रहे थे। यदि ये हार जाता तो मराठा कब्जा कर लेते मैसूर पे, ये हारने नहीं दिया। हैदर अली ने मैसूर की सेना का नेतृत्व किया, और नेतृत्व करके उन्होंने मराठों को बुरी तरह पराजित किया। मराठों को लौटना पड़ा, मराठे लौट गए उधर, और इधर हैदर अली की जय जयकार हो गई। ठीक है, मराठों, माफ करना, हाँ गलती बोल दिया मैंने। क्या गलती बोला? मराठों से ये को पराजित नहीं किया इसने। ठीक है, मराठों से ये पराजित हुए थे, एक बार मराठों से ये पराजित हुए थे। थोड़ा सा भावना में बह गया, लेकिन करेक्ट कर लिया सही समय पे। हैदर अली मराठों से पराजित हुए 1760 में। लेकिन एक दूसरी घटना क्या घटी, 1761 में एक युद्ध हुआ था पानीपत में, याद है आपको? पानीपत में तीसरी लड़ाई हुई थी। यह बहुत निर्णायक लड़ाई थी, और इस लड़ाई में जो 1761 में लड़ाई हुई थी, मराठों को उधर जाना पड़ा। किधर? हैदर अली को हराया जरूर, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पाए मैसूर पे, क्योंकि ये लड़ाई जब जारी ही थी उसी समय 1761 में पानीपत में अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ। और अहमद शाह अब्दाली के अटैक के समय पर, अहमद शाह अब्दाली का जो अटैक हुआ उसमें मराठे मुगलों के साथ थे। मुगलों पर कठपुतली सरकार मराठों की थी। ठीक है, मुगलों पर कठपुतली सरकार जो थी मराठों की थी, और इसमें ये हार गए। ठीक है, मराठे हार गए और अहमद शाह अब्दाली जीत गया। मराठा यहां हार गए तो फिर मराठा यहां भी कमजोर हो गए, और मैसूर पर वो कब्जा नहीं कर पाए, और हैदर फिर से मजबूत हो गया। मराठे कमजोर, ठीक है, हैदर फिर से मजबूत हो गया और मराठों को खदेड़ने में, यानी वहां से हटाने में सक्षम हो गया। लेकिन इस दरमियान हैदर की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। हैदर एक योग्य सेनापति के रूप में उभर कर आया, और हैदर एक मजबूत स्थिति बनाने में सफल हो गया। और जब हैदर अपनी मजबूत स्थिति बनाने में सफल हो गया 1761 तक, तब तक में पूरा शासन जो है हैदर अली के पास हो गया। और उधर डिंडीगुल में, जहां से वो अपना कैरियर शुरू किया था, डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद लेकर के हैदर ने अपने आप को एक शास्त्रागार, अपना सेना के लिए हथियार बनाने के लिए डिंडीगुल में 1755 में हैदर ने अपने सैनिकों के लिए आधुनिक हथियार बनाने के लिए एक शस्त्रागार की स्थापना की। ये वो दौर था, 55 में ही सैनिकों के लिए फ्रांसीसियों की मदद लेकर के जो शस्त्रागार स्थापित किया था, ये वो दौर था जब खतरा था, लिपटा रहा था मराठों का। और डिंडीगुल में जब फ्रांसीसियों की मदद लेकर के ये निर्णय लेना, शस्त्रागार स्थापित करना, यहीं से हैदर एक ताकतवर
नियंत्रक के रूप में देखा जा सकता है। यानी 1755 में डिंडीगुल में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से एक शस्त्रागार बनाया, और वो शस्त्रागार बनाने के लिए उसके मैसूर के शासक ने उसको अनुमति दी कि तुम जो भी निर्णय ले लो। क्यों ये मैसूर के जो शासक थे उनसे इसको अनुमति मिली, यानी एक तरीके से देखा जाए तो इसकी शक्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि शासक को डर था मराठों का। हैदर अली हार गया युद्ध में, मराठे जीत गए, ठीक है, मराठे जीत गए, लेकिन जीतने के बाद भी मराठा इस पर कैप्चर नहीं कर पाए मैसूर पे, क्योंकि मराठा को एक और मोर्चा खुल गया, और ये मोर्चा ज्यादा ताकतवर था, अहमद शाह अब्दाली का मोर्चा। इस मोर्चे में मराठे बुरी तरह से हार गए, और जब मराठे हार गए, मुगल सहित मराठे हार गए, तो यहीं से मराठा कमजोर होते चले गए, यहां से मराठा कमजोर होते चले गए, क्योंकि दिल्ली भी इसके हाथ से गया और मैसूर भी इसके हाथ से गया, और उधर हैदर अली को संभलने का मौका मिल गया। ठीक है, हैदर अली हार रहा था, और पूरी तरह से नहीं हारा था, हार रहा था, लेकिन हारते हारते ये दूसरा मोर्चा जो मराठों ने खोला, यहीं से हैदर अली को मौका मिला। भगवान मौका देता है हर लूजर को एक विक्टर बनने का, सफल बनने का। ये मौका हमारे लिए भी इस बार है, ठीक है, आप सबों के लिए एक मौका है कि आप अपने को साबित करें। हैदर अली को यह मौका मिला था, और इसके बाद हैदर अली फिर मुड़ के नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जो शासक था, वो जो मैसूर पर अब तक शासन कर रहा था, वो अब उसकी सत्ता ही खत्म हो गई। इन दोनों ने, जो दो मंत्री थे, वो मंत्री भी नहीं रहे, और उसके बाद वही अंतिम शासक साबित हुआ। उसके साथ ही सत्ता खत्म हो गई वाडियार वंश का, और हैदर अली अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया। कारण क्या था? क्यों नहीं हुआ विरोध हैदर अली के स्वतंत्र शासक बनने का? आखिर क्यों जनता और वाडियार वंश किसी ने इसके शासक बनने का विरोध नहीं किया? दोनों में से किसी ने नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ, सबने इसको क्यों स्वीकार लिया? इसको स्वीकारने के पीछे दो कारण था। एक, हैदर अली ने मराठों से मैसूर की रक्षा की, और मराठों से मैसूर की रक्षा की, और मराठों के आक्रमण का खतरा अभी भी मंडरा रहा था, तो इसके आक्रमण का खतरा टला नहीं था। एक तो ये बात हो गई कि इसके आक्रमण का खतरा था। दूसरी तरफ अंग्रेज भी मैसूर पर बुरी नजर रखे हुए थे। अंग्रेज को लग रहा था कि यहाँ का राज व्यवस्था कमजोर है, तो अंग्रेजों का भी खतरा था, ठीक है, अंग्रेजों का खतरा था। तीसरी तरफ जो फ्रांस था, फ्रांस से मित्रता स्थापित करने में हैदर अली सक्षम हो गया, ठीक है, फ्रांस से मित्रता स्थापित करने में हैदर अली सक्षम हो गया, और फ्रांस ने एक सच्चे मित्र की भूमिका निभाते हुए मैसूर को स्वतंत्र बनाए रखने में मदद की हैदर अली की। तो इससे जनता का विश्वास जीत लिया, ठीक है, किसने? हैदर अली ने। जनता को लगने लगा, मैसूर की जनता को, कि हैदर अली एक जो है ऐसा शासक है जो दोनों हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को एक साथ मतलब लेके चलने वाला शासक है। और साथ ही साथ, हालांकि बाद में कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे कुछ इसके विरोध में भी खड़े हुए, हम उस पर चर्चा करेंगे बाद में, हैदर अली और टीपू सुल्तान को डिटेल में बताएंगे। तो दो तीन बातें याद रखना, एक तो मराठों से आक्रमण का खतरा, दूसरा अंग्रेजों के आक्रमण का खतरा, तीसरा निजाम की भी गंदी नजर थी मैसूर पर, तो निजाम का भी बुरा नजर था मैसूर पर, और मराठों की भी बुरी नजर थी मैसूर पर। सबका इतना बुरा नजर क्यों था मैसूर पर? कारण था क्योंकि मैसूर का जो राजतंत्रीय व्यवस्था था वो कमजोर था, कमजोर था, और कमजोर को कोई सोसाइटी अपनाती नहीं है। सोसाइटी किसको अपनाती है? ताकतवर को। एक कमजोर चिड़िया को यदि चिड़ियों के झुंड में भी हम भेज देंगे ना, तो चिड़िया उसको नोच नोच के मार के खुद ही खा जाती है। तो वही वाली बात थी। ऐसे में हैदर अली में जनता को और शासक को, सबको दिखा कि यही मैसूर की स्थिति मजबूत कर सकता है, इसलिए शासन की कमान ऑटोमेटिकली किसमें आ गई? हैदर अली के हाथ में आ गई, ठीक है। और हैदर अली ने 1761 में ही अपने आप को, सही कहा आपने, हैदर अली ने अपने आप को शासक घोषित कर दिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हैदर अली ने 1761 में अपने आप को मैसूर का शासक घोषित कर दिया, और एक तो इसके साथ फ्रांस खड़ा था, इसके साथ सेना खड़ी थी, और इसका विरोध करने वाला जो थे उसकी ऐसे ही पोपट हो गई थी। विरोध करने वाला सोचा था यदि मराठा आ गया यहां पे तो वो हमें यहां का शासक बना देगा, और फिर हम हैदर अली को निपटा देंगे। लेकिन विरोधियों की बेइज्जती हो गई जब मराठा आते आते रह गए। आए दरवाजे पे, जीतने के चांसेस भी थे, लेकिन वो लौट गए, और फिर लौट के आए नहीं दोबारा।
उस समय। बाद में अंग्रेज, मराठा और निजाम तीनों मिलकर कोशिश करी इसको दोबारा, और वो जो डर था ना, ये जो खतरा था, ये ट्रिपल खतरा। कौन सा खतरा? अंग्रेज, इंग्लिश, मराठा और निजाम। ये जो एनिमी का खतरा था, ENM का जो खतरा था, अंग्रेज, निजाम, मराठा, ये रियल खतरा था। और बाद में इस खतरे से सामना किया हैदर अली वीरता पूर्वक, मर गया इसी खतरे का सामना करते हुए, वो भी, और उसका बेटा जो टीपू था वो भी इस खतरे का सामना किया। तो ऐसा नहीं है कि हैदर ने जनता को गुमराह किया, ऐसा नहीं है, ये रियल डेंजर था। सबकी बुरी नजर थी मैसूर पर कब्जा करने की। क्या कारण था? एक तो इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, कई सारे बंदरगाह थे, समुद्र तटीय क्षेत्र इसके पास था। निजाम भी चाहता था कि समुद्र का किनारा उसको मिले, मराठा चाहता था कि ये पूरा क्षेत्र हमारा हो जाए, हमसे सटा है, और अंग्रेज भी चाहता था। इसकी भौगोलिक स्थिति और विभिन्न प्रकार के खनिजों से धनी था यह क्षेत्र। तो खनिजों से धनी होना, लौह अयस्क था यहां पे बहुत ज्यादा, सोना के खाने थी यहां पे। तो कई कारणों से, एक तो खनिजों में धनी होना, और दूसरा भौगोलिक स्थिति इसकी ऐसी स्थिति होना जहां पे बहुत ही बेहतरीन स्थिति था, समुद्री किनारा था, बंदरगाह थे, और सबसे बड़ी बात होती है भाई, जिसका मालिक नहीं होता उस पर सबकी गंदी नजर होती है। यानी जो राजवंश था वाडियार, उसको कमजोर समझ के सबके सब जो है इस पे कब्जा करने पे तुले थे। ऐसा लग रहा था बिल्कुल ये बसंत, मतलब ठाकुर है, सोले का ठाकुर है ये यहाँ का राजा, और बीरू और जय आए हुए हैं। जय और बीरू यानी हैदर अली और टीपू सुल्तान, दोनों बाप बेटा संरक्षक बन के खड़ा था इन तीन दुश्मनों के सामने, और मदद करता रहा फ्रांस एंड तक। तो मैसूर में जब स्टैब्लिश होते हैं कौन? हैदर अली, 1761 तक आते आते वो स्टैब्लिश हो जाता है, एक फौजदार से शासक बन जाता है। बेहतरीन सफर था, लेकिन एक कांटों से भरा सफर था, और मौत के साथ ही खत्म हुआ। हैदर अली की जान गंवानी पड़ी हैदर अली को। 3 युद्ध लड़ा हैदर अली, सॉरी टोटल 4 युद्ध हैं, 4 युद्ध लड़ा। अब उन चारों युद्धों पे फोकस करते हैं, और इन्हीं तीनों खतरों से वो युद्ध होगा। ध्यान से देखिएगा। इसको आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं, क्योंकि इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सॉरी, आंग्ल मैसूर युद्ध, माफ करना, कभी कभी थोड़ा डिस एंटीना खराब हो जाता है। आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम सब कोशिश करेंगे कि इस युद्ध को ठीक से समझ लें, बढ़िया से समझ लें, और आगे कभी दिक्कत ना होवे, इस युद्ध से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भूले ना। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 युद्ध हुए। एक बार में नहीं जीत पाया अंग्रेज। क्यों कहते हैं इसको आंग्ल मैसूर युद्ध? क्योंकि अंग्रेज लीड कर रहे थे। इंग्लिश लीड क्यों कर रहे थे? लीड वही करता है जो ताकतवर होता है। तो और कौन इसके साथ थे? तो मराठा इसके साथ थे। तो मराठा लीड क्यों नहीं कर रहा था? 1761 के बाद से जो पोपट होना शुरू हुआ मराठों का, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जो मराठों का पोपट होना शुरू हुआ, उसके बाद मराठे किसी कर्म के नहीं रहे, और मराठों को ऐसा बनाने में बहुत बड़ा रोल उसके अपने ही साथियों का था। यानी अंग्रेजों का षड्यंत्र भी था, जिसने मराठों को अंदर से खोखला कर दिया था। तो मराठे पे हम जब आएंगे तो पूरे शिवाजी का इतिहास बताएंगे, कैसे मराठा पावर में आया। अभी बस इतना जानो कि इसे अपनों ने लूटा, ठीक है, वही वाली बात है। तो मराठा में उत्तराधिकार का युद्ध, और मराठों में अंग्रेजों के षड्यंत्र ने मराठों को कमजोर किया, दोस्त बन के अंग्रेज ने इसकी ले ली, ठीक है। आगे ये था, अंग्रेज के साथ मराठे थे, और साथ में निजाम था। निजाम वही हैदराबाद, ये भी गए गुजरे लोग थे। निजाम भी गया। निजामुल मुल्क जब तक जिंदा था तब तक दम था, और निजामुल मुल्क के खत्म होते ही ये भी कोई कर्म का नहीं था। तो ये अंधा और ये काना, अंधा काना का फौज था, और साथ में एक आंख वाला था अंग्रेज। सबसे ज्यादा लालच इसी के आंख में थी। अंग्रेज ही चाहता था कि मैसूर मेरा हो जाए। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्या था जो मैसूर को ये टारगेट किए हुए था? 2 कारण से। एक, जलन की भावना। क्यों? मैसूर पे इसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी जो थे, यूरोपियन प्रतिद्वंदी, यानी फ्रांस की का प्रभाव बढ़ रहा था इसके लिए। और दूसरा कारण क्या था कि दक्षिण भारत में यदि कोई मैसूर जीत लेता तो फिर उसकी प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा इतनी बढ़ जाती कि पूरा दक्षिण भारत जो है उसके कंट्रोल में आ जाता। देखो, अंग्रेजों को जीतने के लिए मराठा जरूरी था नहीं, मराठा पहले ही अंग्रेजों के तलवे चाट ही रहा था, ठीक है। तो मराठा शक्ति जो था वो ऑलरेडी अंग्रेजों के तलवे चाट रहा था। दूसरी तरफ जो हैदराबाद वाला पार्ट था वो ऑलरेडी
मराठे अंग्रेज के साथ खड़े थे, यानी निजाम भी इसके साथ खड़ा था। अब क्या था, दक्षिण में ये विशाल साम्राज्य जो तुम देख रहे हो, इसमें से मूल भाग पर भले ही देख लो, दक्षिण में जो ये विशाल साम्राज्य था, इस पर मैसूर का प्रभाव था, पूरे में नहीं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र जरूर थे, जो ये वाला क्षेत्र था, किनारे का पूरा क्षेत्र, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। किसका? मैसूर का प्रभाव था, मैसूर क्षेत्र का प्रभाव था। छोटे मोटे इधर शासक थे, छोटे मोटे, लेकिन ये उधर पूरा का पूरा क्षेत्र एक तरह से इन्हीं के प्रभाव में था। किनके प्रभाव में? याद रखना, मैसूर के प्रभाव में। अब क्या था, इनके पास ऑप्शन नहीं था। ये चाहते थे कि यदि ये क्षेत्र इनका होता है, दो तीन कारण से। क्या क्या कारण था? एक कारण था इसका ये समुद्र तट, समुद्र तट का महत्व इसलिए बढ़ गया था क्योंकि यूरोपीय जहाज इसी क्षेत्र में आते थे, तो इतनी लंबी दूरी तय ना करके स्थल खंड जल्दी मिल जाए, ये रीजन इंपॉर्टेंट था। नीचे एक स्वतंत्र क्षेत्र था त्रावणकोर, त्रावणकोर, तो त्रावणकोर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि बड़ा समुद्री तट किसके पास था? मैसूर के पास। तो मैसूर के पास समुद्री तट का होना, मैसूर के पास खनिज का होना, मैसूर के पास और पूर्वी तटीय क्षेत्र तक जो नदी मार्ग है वो नदी मार्ग का होना, इस तरह से मैसूर चाहता था, मराठा चाहता था उसका हो जाए, हैदराबाद चाहता था उसका हो जाए, और इधर से जो अंग्रेज बंगाल की तरफ से पावरफुल होते हुए आ रहे थे, इन्होंने इन दोनों को एक तरीके से देखा जाए, इसके साथ कौन सी संधि कर ली थी? ऑलरेडी इसके साथ सहायक संधि कर ली थी। मराठे अब कमजोर हो चुके थे, इसको भी अंग्रेज ने साथ कर लिया, क्योंकि अंग्रेज को पता था कि अकेला हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उस समय तक अंग्रेज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में थे। तो इन तीनों की जो सम्मिलित सेना थी, इस सेना के साथ मैसूर का जो युद्ध हुआ, वो युद्ध हुआ 4 बार। चारों युद्ध को ध्यान से समझने की आवश्यकता है, आप ध्यान से देखिएगा कब कब हुआ, क्यों क्यों हुआ। क्षमा चाहेंगे यदि कोई शब्द आपको बुरा लगे, तो बस ध्यान रखिएगा, मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ याद कराना है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जो आपको याद करा सके, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी आक्रामक हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कहीं आपका दुख ना हो, आप इससे दुखी ना हो, ये भी मुझे मेरा ही फर्ज बनता है। 1767 से 69 तक हुआ था पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, हम डेट नहीं रखते इसीलिए देख के लिखते हैं, 1780 से लेके 84 वाले। कोई भी यूपीएससी का जो प्योर टीचर स्टूडेंट होगा वो ईयर नहीं रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1790 से 92, 1790 से 92, और लास्ट है अंतिम युद्ध है 1799। पहले जो डाटा है वो डाटा देख लीजिए, फिर मैं जो इसके साथ विश्लेषण है उस विश्लेषण में आपको याद करा दूंगा। 4 युद्ध हुए आंग्ल मैसूर युद्ध। अब तो चारों युद्ध में नेतृत्वकर्ता याद रखना जरूरी है। अंग्रेजों की तरफ से वारेन हास्टिंग्स थे 2 बार, एक बार कॉर्नवालिस थे। ये वारेन हास्टिंग्स 2 बार थे, हेस्टिंग्स ने 2 युद्ध किया, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स ने 2 युद्ध, और तीसरे युद्ध में कॉर्नवालिस थे, और चौथा जो निर्णायक युद्ध था ये वेलेजली का था। स्पेक्ट्रम में हम इन सब के बारे में बड़ा डिटेल से बताए हैं, तो आप लोग जरूर, हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए एक होमवर्क है, समझो ये होमवर्क है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। 17 एपिसोड आपके लिए चैनल पे अवेलेबल हैं। 17 एपिसोड जो नहीं देखा है उसके लिए कंपलसरी है देखना। 17 एपिसोड में जितने भी गवर्नर हैं और जितने भी वायसराय हैं उन सबको निपटा दिया है मैंने। तो गवर्नर और वायसराय का व्यक्तिगत रूप से जो इंपॉर्टेंट रोल है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो वहां से सब देख के रखेगा, ठीक है। तो उससे आपको बहुत मदद आएगा। इधर ये कॉर्नवालिस, ये वेलेजली, ये वारेन हेस्टिंग्स, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, अवेलेबल है जाके चैनल पे। स्पेक्ट्रम सीरीज देखना है आपको, ठीक है। जितना जल्दी खत्म कर लेंगे उतना ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। स्पेक्ट्रम सीरीज नाम से मैंने 17 या 16 वीडियोस बनाए हैं, वो सारे वीडियोस इसी पे फोकस हैं, गवर्नर पे और वायसराय पे और 1857 रिवोल्ट पे। थोड़ा सा उसमें बंगाल भी पढ़ाया है मैंने वो, लेकिन फोकस में मेरा गवर्नर और वायसराय ही है उसमें, तो जरूर देख लीजिएगा। वारेन हास्टिंग्स, कॉर्नवालिस और वेलेजली, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, सॉरी, सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली व्यक्ति थे वो कॉर्नवालिस थे।
इन 4 के शासनकाल में ये युद्ध हुआ और 2 युद्ध हैदर अली ने लड़ा, 2 युद्ध टीपू ने लड़ा। ठीक है, 2 बार पप्पा लड़े और जब पप्पा जी गुजर गए इसके तो 2 बार बेटा लड़ा टीपू। हैदर 2 बार टीपू। और जीत हार की बात करें किस युद्ध में कौन जीता तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम चारों युद्ध को कल की क्लास में। कल जो क्लास होगी उसमें इन चारों युद्धों को हम डिटेल में फिनिश करेंगे 1 बाय 1 करके जो भी पॉइंट है। ठीक है, आप सबसे विनती है, ये जो विनती मैं कर रहा हूं आप ही के लिए, 17-16 जो एपिसोड है उसको खत्म कर डालिए 5 दिन 4 दिन के अंदर। उधर वो खत्म करेंगे और इधर मेरा लेक्चर चलेगा, आपको एक कंप्लीट कॉम्बो पैक मिल जाएगा, आपकी समझदारी और बढ़ जाएगी इतिहास की, बहुत बेहतर, याद हो जाएगा चीजें। बार बार ध्यान से सुने क्योंकि वहां जो पढ़ाएंगे वो यहाँ पे कई चीजें रिपीट होगी। वहां बहुत समराइज वे में पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। केवल ये युद्ध रट लेने से कौन जीता कौन हारा काम नहीं चलेगा, आपको हर एक युद्ध के पीछे का जो एनालिटिकल अप्रोच है वो जानना होगा। एक क्वेश्चन मराठा और अंग्रेज के युद्ध से आता है और एक क्वेश्चन आंग्ल और मैसूर के युद्ध से आता है, क्योंकि युद्धों की पूरी सीरीज है। आपको यहां पूछा जाएगा क्वेश्चन, इस तरह से समझदारी विकसित करनी है कि अंग्रेजों ने मैसूर को जीतने के लिए लगातार प्रयास किया। क्यों, क्या कारण थे कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ लगातार 4 बार प्रयास किया, लंबे समय तक ये युद्ध जारी रहा? तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मैसूर बहुत महत्वपूर्ण था, उसके पास समुद्र तट था और उसके पास बहुत सारे खनिज थे और दक्षिण भारत को, मैसूर को जीते बिना दक्षिण भारत को अपने साथ करना असंभव था। किसी भी हाल में मैसूर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी, इसलिए मैसूर को जीता। ये एक तरफा स्टडी है, एक तरफा स्टडी। आपको ये और देखना होगा दूसरे तरीके से, क्या कि जो अन्य यूरोपीय शक्तियां थी जैसे फ्रांस, जैसे पुर्तगाल, अंग्रेज उत्तर भारत में एक्टिव थे। उत्तर भारत, बंगाल, अवध, निजाम, मराठे, उधर पंजाब, नेपाल, इन क्षेत्रों में, उधर अफगानिस्तान तक बड़े एक्टिव थे। लेकिन जितने ज्यादा एक्टिव अंग्रेज उत्तर भारत में थे उतना ज्यादा एक्टिव अंग्रेज दक्षिण भारत में नहीं थे। क्यों थे? मद्रास तक सीमित थे, मद्रास में एक प्रेसिडेंसी बना रखी थी उसने और सीमित क्षेत्र था उसका। वहीं बगल में मद्रास प्रेसिडेंसी जहां अंग्रेज का था, वहीं बगल में पांडिचेरी, आराम से वहां पूरी कॉलोनी फ्रांस की डेवलप थी और अभी तक उसका अभी तक साक्ष्य है, लास्ट तक भी डेवलप रहा। कमजोर थे उधर अंग्रेज। क्या कारण था कि जो अंग्रेज उत्तर भारत में इतने ताकतवर थे वो अंग्रेज दक्षिण भारत में कमजोर क्यों थे? इसका कारण यही था क्योंकि दक्षिण भारत में मैसूर एक बहुत बड़े एरियाज पे मैसूर साम्राज्य मजबूत था, त्रावणकोर भी मजबूत था। मैसूर नहीं टूटता तो त्रावणकोर भी नहीं टूटता, मतलब अंग्रेज नहीं जीत पाते। यानी दक्षिण भारत में जो देसी रियासत थे उनका आकार बड़ा था, संगठित थे, सैन्य सेना अच्छी थी और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूरोप के जो दूसरी पावर थे, दूसरे पावर जैसे फ्रांस, पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल, डच, इनमें से फ्रांसीसियों का दक्षिण भारत में बहुत अच्छी पकड़ थी। फ्रांसीसियों ने व्यापार को अधिक प्रमुखता दी एज कंपेयर एज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। दूसरी तरफ फ्रांस भी अपनी सेना उतार चुका था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि फ्रांस की पूरी सेना उतर आए, कहां पर? दक्षिण भारत में। तब और बहुत भयंकर युद्ध होता, जैसे अमेरिका में हुआ था, बहुत लंबा युद्ध चला था, 10 वर्षीय युद्ध तो कहीं 100 वर्षीय युद्ध चला है। फ्रांस और अंग्रेज, इंग्लैंड और फ्रांस लगातार लंबे लंबे युद्धों में एक दूसरे के साथ रत थे पहले से। तो ब्रिटेन नहीं चाहता था कि एक और लॉन्ग टर्म वॉर शुरू हो जाए इंडिया में भी। ऐसे में क्या होता है, यदि पूरा दक्षिण भारत फ्रांस कब्जा कर लेता तो उत्तर बनाम दक्षिण हो जाता और ऐसे में अंग्रेज को दिक्कत होता। यदि पूरा दक्षिण भारत पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो जाता तो फिर अंग्रेज आते थे पानी वाले रास्ते से, वो रास्ता ही ब्लॉक हो जाता। ठीक है, जो मेन रास्ता था समुद्र तटीय भाग था और तटीय भाग ही यदि पूरी तरह कब्जा कर लेते, ठीक है, फ्रांसीसी, तो फिर ब्रिटिशर्स को आना मुश्किल हो जाता, तो बाकी बची हुई जो उसके साम्राज्य थे उसको भी वो आसानी से कब्जा कर लेते। तो जीने मरने का प्रश्न बना लिया था उन्होंने मैसूर को। मराठों को निपटाने से पहले, मराठों को पूरी तरह से निपटाने से पहले, अधिग्रहित करने से पहले अंग्रेजों ने प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी किसको निपटने के लिए? मैसूर को। इसका कारण था
पूरा का पूरा जो ब्रिटिश एम्पायर खड़ा होना था, उसमें ब्रिटिश को जो भी रसद बुदात सेना जो भी बाहरी सहयोग मिलना था वो समुद्र तटीय रास्तों से मिलना था। और समुद्र तटीय क्षेत्र तभी सुरक्षित रहता जब दक्षिण भारत सुरक्षित रहता। यही कारण है कि येन केन प्रकार षड्यंत्र करके, निजाम को मिला के, मराठों को मिला के, उन सब को मिला करके एक सम्मिलित सेना के साथ वो किसी भी हाल में मैसूर को जीतना चाहता था। ठीक है, कल मिलते हैं हम 4 युद्धों के साथ। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कुछ देर में मैं सेट प्रैक्टिस लेके आऊँगा यूट्यूब पे, क्योंकि उसको कंटिन्यू रखना है। और कल से यूट्यूब जरूर और एक्टिव होगा, बहुत स्लो हो गया है, तो उस पर हम थोड़ा एक्टिव करेंगे काम। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपके यदि कोई प्रश्न हो तो आप नोट करके रखिए। हम कल आपको जैसे ही क्लास में जोड़ेंगे आपके डाउट और क्वेरीज पे जरूर डिस्कस करेंगे। अच्छा, कल संडे है तो कल हम थोड़ी आजादी लेंगे आपसे। परसों मंडे क्लास होगी, कल क्लास नहीं होगी। कल आप स्पेक्ट्रम सीरीज फिनिश कर लीजिए हिस्ट्री ऑप्शनल समझ के। आप लोगों के लिए क्लास अवेलेबल है। जिन जिन भाई बहनों ने जो भी क्लास में अवेलेबल हैं नहीं देखा है हिस्ट्री सीरीज, वो पूरा देख जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।